केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी में जुटी है जो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, बल्कि अगर ये लागू हो गया तो अदालतों में काम करने वाले वकीलों पर तमाम तरह की बंदिशें लग जाएंगी। उन्हें विरोध दर्ज कराने और हड़ताल जैसे लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा। यही नहीं, प्रस्तावित बिल के मसौदे में उल्लेखित नियमों के तहत किसी वकील को दुराचार या मिसकंडक्ट का दोषी पाए जाने पर हमेशा के लिए वकालत के पेशे से भी हटाया जा सकता है। सरकार ने वकीलों से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का मसौदा तैयार किया है। ये मसौदा 98 पेज के PDF फाइल के रूप में सरकारी पोर्टल पर मौजूद है और लोग इस पर 28 फरवरी तक अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद इस बिल के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत में वकीलों से संबंधित तमाम नियम और संहिताएं बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करती है। यह अधिकार उसे एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत मिला है। वकीलों के आचरण, उनका अधिकार और सीमाएं सभी कुछ इसी एक्ट के नियमों के तहत हुआ करती हैं। लेकिन अब एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को देखा जाए तो इसमें सेक्शन 4D के तहत बार काउंसिल में सरकारी प्रतिनिधि को भी नामित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के इस प्रतिनिधि को बार काउंसिल के तमाम दूसरे सदस्यों की तरह ही सारे अधिकार होंगे, जिसमें वोटिंग का अधिकार भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब बार काउंसिल के कामकाज में सरकारी दखल को बनाना है। प्रस्तावित बिल में मिसकंडक्ट या दुराचार का शब्द का ऐसा माया जाल बुना गया है जिसका जमकर दुरुपयोग किया जा सकता है और सरकार किसी भी वकीलों की संस्था या संगठनों को अपनी धुन पर नचाने के लिए मजबूर कर सकती है। मिसकंडक्ट शब्द वास्तविक मसौदे में कई बार आया है और अगर वकील पर दुराचार के आरोप साबित हो गए तो उसे अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया जा सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए कानूनी पेशे से निकाला जा सकता है। अब पहले आपको ये बता दें कि किसी वकीलों की समूह या वकीलों का संस्था या वकीलों के संस्था के खिलाफ मिसकंडक्ट के मसले का कैसे निर्धारण होगा और फैसला किन नियमों के तहत होगा। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में कहा गया है कि दुराचार से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और फैसला एक कमेटी करेगी। कमेटी को सेक्शन 9B के तहत सजा के निर्धारण का अधिकार होगा। यही नहीं, कमेटी प्रस्तावित बिल के सेक्शन 26A के तहत किसी भी वकील के नाम को आजीवन बार काउंसिल की सदस्यता से हटाने का भी आदेश दे सकती है। अदालतों में कई बार किसी मसले को लेकर जज और वकीलों के बीच तनातनी हो जाती है। किसी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें अलग अलग होती हैं। वकील आमतौर पर अपने विरोध को जाहिर करने के लिए प्रदर्शन, न्यायिक कामों से अनुपस्थिति या हड़ताल जैसे रास्तों को चुनते हैं। भारत की अदालतों में ये बहुत आम बात है, लेकिन एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के सेक्शन 135A के तहत इसे मिक्स कंडक्ट या दुराचार का आधार बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी वकील या वकीलों का समूह या फिर वकीलों का संस्था किसी भी मामले में अपने विरोध को नहीं जाहिर कर सकता। उसे न्यायिक प्रशासन में बाधा डालने के आरोप में दुराचार का आरोपी ठहराया जा सकता है। हाँ, वो अपना विरोध जाहिर कर सकता है, लेकिन न्यायिक कार्य अवधि के बाद 9 से 5 अदालत का काम खत्म होने के बाद धरना या विरोध करना है तो करो। तो सवाल यह है कि अगर किसी विरोध प्रदर्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला तो उसे करने का क्या मतलब रह जाता है। दरअसल सरकार यही चाहती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर ये बिल कानून बन गया तो अदालतों में कार्य अवधि के दौरान किसी वकील या वकीलों के संगठन, प्रदर्शन या हड़ताल जैसे चीजों की इजाजत नहीं होगी। आमतौर पर कोई भी वकील कभी केस हारने के लिए नहीं लड़ता। केस को जीतने के लिए वो हर संभव दलील और साक्ष्य कोर्ट के सामने रखता है, लेकिन वो फिर भी कभी कभी केस हार जाता है। तमाम दलील और साक्ष्यों के बावजूद वो जज साहब को कन्विंस नहीं कर पाता। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के सेक्शन 45B के तहत ऐसे मामलों में अगर क्लाइंट चाहे तो असंतोष जाहिर करते हुए उस पर दुराचार का आरोप लगा सकता है और उसकी शिकायत कर सकता है। वकील के खिलाफ शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। यही नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत भी मामला बन सकता है। वकील को ऐसे मामले में हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। अब इसे व्यवहारिक स्थिति में भी देखा जाना चाहिए। कोई भी क्लाइंट केस को हारने और उस पर पैसे और समय को खर्च करने के बाद
क्या वकील से खुश हो सकता है? जवाब नहीं होगा। फिर इस प्रस्ताव का मतलब क्या है? सिर्फ वकीलों के नाक में नकेल डालना, उन्हें विभिन्न प्रावधानों के तहत इस तरह से उलझाना कि उनके लिए काम करना दुश्वार हो जाए। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स एवं जसवीर सिंह के जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था। फैसले में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी अधिवक्ता या वकील के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा था कि वकील और उसके मुवक्किल के बीच रिश्ता विभिन्न कानूनी प्रावधानों, साक्ष्य और दलीलों पर निर्भर करता है। उसे उपभोक्ता और वकील के रिश्तों की तरह से नहीं परिभाषित किया जा सकता। लिहाजा किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी मुवक्किल की शिकायत को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नहीं स्वीकार किया जा सकता। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और उसी दौरान एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का मसौदा तैयार करते समय किसी वकील को उसके केस के सिलसिले में उपभोक्ता आयोग को सामने लाकर खड़ा कर देना कहां तक न्यायोचित माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद की स्थिति पैदा होगी। इन प्रावधानों को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को इस फैसले की जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह के नियमों को मसौदे में शामिल करके सरकार आखिर साबित क्या करना चाहती है? क्या उनकी मंशा अदालती आदेश के अवहेलना की है? पहले भी ऐसा देखा गया है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच, एलजी के बीच सत्ता संघर्ष के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को रातों रात जिस तरह अध्यादेश के जरिए पलटा गया, वह भी कुछ इसी तरह की मानसिकता को दर्शाता है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2024 का सेक्शन 24A सजायाफ्ता अधिवक्ता के संबंधित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी वकील को किसी केस में 3 वर्ष या उससे ज्यादा समय के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता के रूप में उनके नाम को बार काउंसिल के पटल से हटा दिया जाएगा। यानी वकील को किसी मामले में 3 साल या उससे अधिक की सजा सुना दी गई है तो वकील के रूप में वो आगे काम नहीं कर सकता। इनसे मिले ये है 2010 की IAS पूजा सिंघल, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थी। 28 महीने जेल में रहने के बाद नए कानून के तहत अपनी सजा का 1/3 हिस्सा जेल में गुजारने के बाद बेल पर बाहर आई और झारखंड सरकार ने इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया। मतलब झारखंड सरकार को विश्वास है कि अब ये दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी का काम नहीं करेगी। 28 महीने जेल में रहने के बाद भी इसे सचिव का पद मिल गया और वकील आगे वकील के रूप में काम नहीं कर सकता। अगर मैं बताऊं कि भारत की कानून व्यवस्था, जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, एक बड़े बदलाव की कगार पर है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 आ चुका है और यह वकीलों के पेशे की नींव हिला रहा है। लेकिन क्या ये न्याय की दिशा में एक कदम है या वकीलों के आजादी के लिए एक खतरा? आइए इस विवाद, दांव पर लगी चीजों और इसका आपके लिए क्या मतलब है, इसे गहराई से समझते हैं। सच्चाई तो यह है, हमारी कानून व्यवस्था परफेक्ट नहीं है। क्लाइंट अक्सर अनैतिक प्रथाओं की शिकायत करते हैं। वकीलों द्वारा फीस वसूलना, केसों को लटकाना, यहाँ तक कि विपक्ष से मिलीभगत करना। इंडियन बार एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 60% से ज्यादा क्लाइंट को लगता है कि उनके वकील को न्याय से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक बिल दशकों की सिस्टमिक समस्याओं को ठीक कर सकता है या यह फिर सुधार के बहाने एक राजनीतिक चाल है? लेकिन यहाँ एक मोड़ है। आलोचकों का कहना है कि यह बिल सरकार को कानूनी पेशों पर ज्यादा नियंत्रण देता है। क्या हम एक समस्या को दूसरी समस्या में बदल रहे हैं? अब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। एक तरफ बिल के समर्थकों का कहना है कि यह लंबे समय से लंबित है। वरिष्ठ वकील रमेश कुमार ने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा, कानूनी पेशों को विकसित होने की जरूरत है। यह बिल आधुनिकीकरण और जवाबदेही की दिशा में एक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन जैसे आलोचकों का कहना है कि यह बिल वकीलों की आजादी को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि सरकार को ज्यादा नियंत्रण देने से न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। तो कौन सही है? क्या यह बिल जरूरी सुधार है या एक खतरनाक मिसाल? दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह कानूनी पेशों को हमेशा के लिए बदल सकता है।
लेकिन किस कीमत पर? ग्राहकों के लिए इसका मतलब बेहतर सेवा और ज्यादा पारदर्शिता हो सकती है, लेकिन वकीलों के लिए इसका मतलब ज्यादा लाल फीताशाही, ज्यादा लागत, प्रैक्टिस करने की कम आजादी हो सकती है। और बड़ी तस्वीर को ना भूलें, अगर सरकार को वकीलों पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाता है तो न्यायपालिका की आजादी का क्या होगा? क्या यह एक अधिक अधिनायकवादी कानूनी व्यवस्था की ओर पहला कदम हो सकता है? ये वो सवाल है जो हमें पूछने चाहिए। द इकोनॉमिस्ट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायिक आजादी के मामले में भारत 140 देशों में 79 स्थान पर है। कानूनी प्रैक्टिस का एक प्रमुख सिद्धांत वकीलों की बाहरी दबाव से स्वतंत्र है, जिसमें मुवक्किल और नियामक निकायों का हस्तक्षेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार अध्यक्ष रह चुके दुष्यंत दवे ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, यह बार काउंसिल और बार के वरिष्ठ सदस्यों की जिम्मेवारी है जो कभी अपनी जिम्मेवारी ना भूले कि वे बार की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आगे आए। यह स्वतंत्रता सर्वोच्च है और इस देश की भलाई और जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। बार और बेंच के इतिहास से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बार की स्वतंत्रता और स्वस्थ न्यायिक प्रैक्टिस के लिए इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है। आर मुथुकृष्णन बना मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के मामले में अदालत ने कहा था, कानूनी प्रणाली में बार की भूमिका महत्वपूर्ण है। बार को न्यायपालिका का प्रवक्ता माना जाता है क्योंकि न्यायाधीश स्वयं नहीं बोलते। जनता महान वकीलों को सुनती है और उनके विचारों से प्रेरित होती है। उन्हें सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। यह बार का कर्तव्य है कि वह ईमानदार न्यायाधीशों की रक्षा करे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि भ्रष्ट न्यायाधीशों को बख्शा न जाए। अदालत ने आगे जोर देकर कहा कि यदि वकीलों के मन में न्यायपालिका या अन्य किसी से भय होगा तो वह स्वयं न्यायपालिका की प्रभावशीलता के लिए अनुकूल नहीं होगा और यह आत्मविनाशकारी होगा। निडरता कानूनी पेशे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से एक वकील अपने मुवक्किल का पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक यह निर्देश देते हैं कि एक अधिवक्ता को निर्भीक होकर मुवक्किल के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम उन युवा वकीलों की बात करें जो किसी भी अदालत में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वे केस हारने और आर्थिक नुकसान के भारी दबाव को महसूस करेंगे।